द वंडरफुल्स की दुनिया में कुछ भी सामान्य नहीं है। यहाँ लोग अचानक गायब हो जाते हैं, अजीब शक्तियाँ रखने वाले लोग छाया में छिपे हैं, और अब एक लड़की जिसकी मौत तय मानी जा रही है इस रहस्य के केंद्र में आ चुकी है। लेकिन एपिसोड 5 में जो खुलासा होने वाला है वह पूरी कहानी बदल देगा। वह रॉबिन को लेकर उसके घर पहुंचती है। वहां से वह हथियार इकट्ठा करती है क्योंकि अब सिर्फ सुपर पावर से काम नहीं चलने वाला था। दूसरी तरफ उन जोंग और पान हो के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों की ताकत इतनी ज़बरदस्त थी कि फर्श टूटने लगता है, खिड़कियां चकनाचूर हो जाती है और पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। लड़ाई के बीच पान हो आखिरी बार उन जोंग को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, अगर चन्नी को डॉक्टर हा के हवाले कर दो तो हमारे पूरे परिवार की जान बच जाएगी। लेकिन उन जोंग बिना एक सेकंड सोचे इनकार कर देता है। वह कहता है, किसी एक मासूम की जान लेकर बाकी लोगों को बचाना कभी सही नहीं हो सकता। फिर वह पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कहता है। वह मान लेता है कि उसे चन्नी से प्यार हो चुका है और अब या तो पान हो मरेगा या फिर वह खुद। इसके बाद दोनों अपनी बची हुई सारी ताकत एक साथ इस्तेमाल करते हैं। दोनों के सबसे खतरनाक हमले आपस में टकराते हैं। कुछ देर बाद चन्नी वापस युद्ध वाली जगह पहुंचती है, लेकिन वहां सिर्फ खून फैला हुआ था। उन जोंग कहीं दिखाई नहीं देता। चन्नी घबरा जाती है। वह गोंग उनसे मदद मांगती है, लेकिन गोंग उन अब भी उससे नाराज था। वह कहता है, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर वह एक और चौंकाने वाला राज बताता है। चर्च वाले पूरे शहर के पानी में जहर मिलाने की तैयारी कर चुके हैं। यह सुनते ही चन्नी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हजारों नहीं लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। उधर बेस के अंदर जहर से भरे बड़े बड़े कंटेनर बाहर भेजे जाने लगे, यानी उनकी खतरनाक योजना अब शुरू हो चुकी थी। इसी बीच मीरे को खबर मिलती है कि पान हो मर चुका है। वह दौड़कर उसके पास पहुंचती है। मरते वक्त भी पान हो अपने गोद लेने वाले पिता डॉक्टर हा के लिए अपराध बोध महसूस कर रहा था। यह देखकर मीरे का गुस्सा और दर्द दोनों चरम पर पहुंच जाते हैं। पान हो की मौत का मतलब था उन जोंग इस लड़ाई में जीत चुका था, लेकिन उसकी हालत भी बेहद गंभीर थी। वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, और इसी के साथ कहानी एक नए और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। डॉक्टर हक का नया प्रयोग सफल होता हुआ दिखाई देता है, और इसी वजह से वह अपनी आने वाली दवा को लेकर बेहद उत्साहित था। उधर पान हो की मौत की खबर पूरे कल्ट में आग की तरह फैल जाती है। मीरे गुस्से से पागल हो जाती है। वह अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके सभी भक्तों का दिमाग अपने कंट्रोल में ले लेती है। कुछ ही सेकंड में चेन्नी और गोंगुन चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं। चेन्नी को पूरा यकीन था कि इस बार बचना नामुमकिन है, क्योंकि उसे लगा कि उसकी सारी कॉफ़ी जेली खत्म हो चुकी है और बिना उसके वह अपनी टेलीपोर्ट वाली शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूसरी तरफ गोंगुन रो रहा था। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि शायद वह अपनी पत्नी और बच्चों से आखिरी बार भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन तभी कहानी में एक छोटा सा चमत्कार होता है। चेन्नी अपने बैग में हाथ डालती है और उसे कॉफी जेली का एक आखिरी पैकेट मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह गोंगुन को दिखाना चाहती है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन बेचारा गोंगुन इतना डर चुका था कि उसकी बात सुनने की हालत में ही नहीं था। समय बहुत कम था, इसलिए चेन्नी बिना कुछ समझाए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और गोंगुन को सीधे उसके घर टेलीपोर्ट कर देती है। अब वह अकेली वापस चर्च पहुंचती है। उसके हाथ में एक चेन सॉ था। इस बार उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह आखिरी सांस तक लड़ेगी। लेकिन किस्मत फिर उसके साथ मजाक कर देती है। जैसे ही वह चेन सॉ स्टार्ट करने की कोशिश करती है, रस्सी इतनी जोर से खींच देती है कि वह टूट जाती है। चेन्नी कुछ पल के लिए पूरी तरह निराश हो जाती है। सच कहूँ तो इस सीन में थोड़ी कॉमेडी भी थी और टेंशन भी। उसे लगा कि अब उसका बचना असंभव है, लेकिन तभी धड़ाम, एक कार तेज रफ्तार से चर्च की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है और वह कार चला रही थी मिसेस किम। हाँ, चेन्नी की दादी। उन्होंने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अपनी पोती की जान बचा ली। चेन्नी अपनी दादी को देखते ही रो पड़ती है। वह दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। फिर दोनों प्यार से एक दूसरे को डांटने भी लगते हैं। ये इमोशनल पल पूरी लड़ाई के बीच दिल को छू जाता है। इसी बीच कुछ लोग मिसेस किम को पहचान लेते हैं और हैरान रह जाते हैं। सीधे डॉक्टर हा की सीक्रेट लैब में पहुंच चुका था। अजीब बात यह थी कि डॉक्टर हा बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह आराम से अपना काम करता रहा। उन जोंग गुस्से से उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तुमने हम जैसे अनाथ बच्चों को ही क्यों चुना? क्यों हमें इन खतरनाक प्रयोगों का शिकार बनाया? डॉक्टर हा का जवाब सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। वह बिना किसी पछतावे के कहता है कि यह सब सिर्फ उसके प्रयोगों के लिए था। शुरुआत लालच और जलन से हुई, फिर उसने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। वह तो इस बात पर गर्व भी करता है कि उसी की वजह से कुछ बच्चों को सुपर पावर मिली। इसके बाद डॉक्टर हा अपनी असली सोच बताता है। उसका सपना है दुनिया में और भी ज़्यादा सुपर ह्यूमन बनाना, ताकि गोल्डन हार्ट वाले इंसानों की संख्या बढ़ सके। लेकिन उन जोंग उससे एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब देना आसान नहीं था। वह कहता है, तुम्हारे इन प्रयोगों में जितने लोग मरे और अपाहिज हुए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर हा बिल्कुल ठंडे दिल से जवाब देता है, इतिहास हमेशा सफल लोगों को याद रखता है, असफल लोगों को नहीं।
ये सुनकर उन जोंग पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका गोद लेने वाला पिता कभी बदलेगा ही नहीं। डॉक्टर हा फिर आदेश देता है, चेन्नी को मेरे पास लेकर आओ। वही इस क्रांति का आखिरी हिस्सा है। अब उन जोंग का सब्र खत्म हो चुका था। वो डॉक्टर हा को मारने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे के कंट्रोल में आए सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। एक इशारा मिलते ही सभी बंदूकें उन जोंग की तरफ उठ जाती है। हर किसी को लगा अब उन जोंग खत्म हो जाएगा, लेकिन अचानक सब कुछ उल्टा हो जाता है। सैनिकों की गोलियां निशाने से चूक जाती है। कुछ गोलियां पलटकर वापस आती है और उनमें से एक गोली सीधे डॉक्टर हा के सीने में जाकर लगती है। मेरे ये देखकर घबरा जाती है और उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन उसी समय पास में गैस लीक हो रही थी। एक चिंगारी उठती है और अगले ही पल जबरदस्त धमाका होता है। पूरी लैब आग की लपटों में घिर जाती है। उधर चेन्नी को अचानक महसूस होता है कि उन जोंग बहुत बड़े खतरे में है। वह तुरंत टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसकी शक्ति काम नहीं करती। उन जोंग के साथ बिताया हुआ वो किस याद आता है और उसी याद की वजह से वो सही जगह टेलीपोर्ट हो जाती है। वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ सिर्फ मलबा और लाशें बिखरी हुई थी। वह एक एक शव को पलटकर उन जोंग को ढूंढने लगती है। रास्ते में उसे कुछ घायल सैनिक मिलते हैं जो अभी भी जिंदा थे। इतनी मुश्किल हालत में भी चेन्नी उनका दर्द देखकर उन्हें सुरक्षित जगह टेलीपोर्ट कर देती है। ये देखकर मिसेस किम की आंखें भर आती है। उन्हें अपनी पोती की चिंता होने लगती है, क्योंकि हर बार शक्ति इस्तेमाल करने से चेन्नी की जान पर असर पड़ रहा था, लेकिन चेन्नी को अपनी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, उन जोंग को हर हाल में जिंदा ढूंढना। इधर धमाके के बावजूद मेरे बच जाती है। होश में आते ही वो सबसे पहले डॉक्टर हा के लिए दवा ढूंढने भागती है। यहीं से कहानी अपने फाइनल क्लाइमेक्स की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। डॉक्टर हा जमीन पर पड़ा हुआ था। मेरे घबराकर उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। उसे डॉक्टर हा की बनाई हुई नई दवा मिलती है और बिना देर किए वह इंजेक्शन सीधे उसके शरीर में लगा देती है। कुछ पल के लिए सबकी नजर मशीन पर टिक जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड ईसीजी मशीन की लगातार आवाज बता देती है कि डॉक्टर हा अब मर चुका है। इतने बड़े धमाके के बाद भी होजान को अभी तक सच का पता नहीं था। वह मासूमियत से मीरे से चर्च की हालत पूछ रही थी। उधर चेन्नी अभी भी उन जोंग को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे इसलिए नहीं ढूंढ पा रही थी क्योंकि एक रहस्यमयी कैदी उसे पहले ही वहां से खींच कर ले गया था। यही वही इंसान था जो सालों पहले आग लगने वाली घटना में उन जोंग को छोड़कर भाग गया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह माफी मांगते हुए अपनी शक्ति से ताला तोड़ता है और उन जोंग को आजाद कर देता है। तभी उन जोंग को कोई बार बार उसके पुराने नंबर से पुकारता हुआ सुनाई देता है। धीरे धीरे उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसी समय जुनमो मिसेस किम को फोन करके बताता है कि 2 संदिग्ध ट्रक शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सुनते ही चेन्नी को सब समझ में आ जाता है, यानी यही वे ट्रक हैं जिनमें खतरनाक एक्सपेरिमेंटल दवा भरी हुई है। अगर ये दवा पूरे शहर में फैल गई तो न जाने कितने मासूम लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि चेन्नी कुछ कर पाती, मेरे सामने आ जाती है। वह अपनी हिप्नोटिक शक्ति से जुनमो का दिमाग कंट्रोल कर लेती है और उससे बंदूक उठवाकर सीधे मिसेस किम के सिर पर तान देती है। ये देखकर चेन्नी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चिल्लाकर कहती है, अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो निशाना मुझ पर लगाओ। लेकिन मेरे बिना किसी भावना के आदेश देती है, गोली चलाओ। आखिरी पल में चेन्नी अपनी दादी को गले लगाकर दोनों को टेलीपोर्ट कर देती है। गोली बेकार चली जाती है और फिर चेन्नी कुछ ऐसा करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह इस बार एक एक्सकेवेटर लेकर लौटती है। हालांकि उसने जिंदगी में पहली बार एक्सकेवेटर चलाया था, फिर भी पूरे मंदिर के हॉल को तोड़कर रख देती है। सच कहूँ तो ये सीन जितना मजेदार था उतना ही जबरदस्त भी। दुश्मन उसे पकड़ पाते उससे पहले ही वह फिर से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाती है। उधर शहर में परेड की तैयारी चल रही थी। अचानक गोंगुन वहां पहुंच जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, सब लोग यहाँ से भागो। शर्म के मारे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गोंगुन अब किसी की सुनने वाला नहीं था। उसे सिर्फ अपने परिवार की जान बचानी थी। दूसरी तरफ दुश्मनों ने अपना प्लान शुरू कर दिया। रॉबिन गलती से दुश्मन सैनिकों के बीच पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अब वह नहीं बचेगा, लेकिन ठीक उसी समय उन जोंग और चेन्नी पहुंचकर उसकी जान बचा लेते हैं। गोंगुन भी अपने परिवार को पीछे करके खुद सामने खड़ा हो जाता है। वह अपनी पत्नी को एक आखिरी किस देता है और फिर लड़ाई में कूद पड़ता है। अब पूरा शहर युद्ध का मैदान बन चुका था। दुश्मन सैनिक लगातार हमला कर रहे थे। रॉबिन अपनी ताकत से एक एक सैनिक को हवा में उछाल देता है। गोंगुन अपनी चिपकाने वाली शक्ति से 2 सैनिकों को शहर के मैस्कॉट पर चिपका देता है। उधर चेन्नी लगातार अपने साथियों की रक्षा कर रही थी। जब वह और उन जोंग अपनी शक्तियां एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो दोनों हवा में उड़कर दुश्मनों पर हमला करते हैं। कुछ समय तक ऐसा लगता है कि जीत अब बस सामने है, लेकिन तभी एक विशालकाय सैनिक आता है। रॉबिन पूरी ताकत से उसे मारता है, लेकिन तभी एक विशालकाय सैनिक आता है। रॉबिन पूरी ताकत, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। उल्टा वह सैनिक एक ही मुक्के में रॉबिन को कई मीटर दूर फेंक देता है। रॉबिन उड़ते हुए एक बुजुर्ग महिला के घर का दरवाजा तोड़ देता है। दादी घबराकर पूछती है, बेटा हुआ क्या? और रॉबिन का जवाब सुनकर हंसी भी आती है। वह कहता है, मुझे जोर से डांटिए, तभी मेरी ताकत बढ़ेगी। दादी उसे जमकर डांट लगाती है और सचमुच रॉबिन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वह वापस जाकर दुश्मनों को एक एक करके गिराने लगता है।
इधर चन्नी, उन जोंग और रॉबिन मिलकर पूरा मैदान साफ कर रहे थे। तभी एक विशाल गेंद लुढ़कती हुई आती है। गोंगुन अपनी शक्ति से सभी सैनिकों को उसी गेंद से चिपका देता है, लेकिन गलती से चन्नी भी उसमें फंस जाती है। वह तुरंत अपनी टेलीपोर्ट शक्ति इस्तेमाल करके खुद को बाहर निकालती है। फिर वह पूरी विशाल गेंद को सीधे जेल के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है। दुश्मन बिना लड़े ही कैद हो जाते हैं। यह शायद पूरे एपिसोड का सबसे क्रिएटिव सुपर पावर मोमेंट था। चारों दोस्तों को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी दुश्मनों की एक और टीम पहुंच जाती है। अब उन्हें अलग अलग मिशन पर जाना पड़े। टैनी और रॉबिन को आतिशबाजी रोकने की जिम्मेदारी मिलती है, जबकि उन जोंग और गोंगउन मीरे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। जहर से भरा ट्रक अभी तक नहीं मिला था और उन जोंग अकेले ही दर्जनों सैनिकों से लड़ रहा था। वह धीरे धीरे थककर गिरने की कगार पे पहुंच चुका था। इसी बीच गोंगउन की नज़र एक छत पर खड़ी मीरे पर पड़ती है। वह जोर से चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। मीरे अपनी हिप्नोटिक शक्ति इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन गोंगउन लगातार चिल्लाता रहता है। उसकी आवाज़ की वजह से मीरे ध्यान ही नहीं लगा पाती। गोंगउन उससे पूछता है, उन जोंग और चन्नी से बदला लेना समझ में आता है, लेकिन तुम मासूम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? मीरे दर्द भरी आवाज़ में जवाब देती है, जब दुनिया ने हमारे दर्द की कभी परवाह नहीं की, तो मुझे भी इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है। यह सुनकर गोंगउन गुस्से में उसे डांटते हुए कहता है, अगर किसी ने तुम्हें सही रास्ता नहीं सिखाया तो आज मैं सिखाऊंगा। और यहीं से कहानी अपने आखिरी और सबसे बड़े मुकाबले की तरफ बढ़ने लगती है। गोंगुन गुस्से में मीरे को थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन तभी हो जान अचानक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उसके चेहरे पर दे मारती है। जोरदार वार से गोंगुन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। मीरे की एकाग्रता टूट जाती है। जैसे ही उसकी शक्ति कमजोर पड़ती है, उसके कंट्रोल में आए सभी लोग आज़ाद हो जाते हैं। लगातार अपनी शक्ति इस्तेमाल करने की वजह से मीरे बुरी तरह थक चुकी थी। वह खून की उल्टी करती है और अपनी बहन की बाहों में गिर पड़ती है। टूटे हुए दिल से वो सिर्फ एक बात कहती है, मैं बस उन लोगों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। इतना कहकर वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद गोंगुन को भी होश आ जाता है। उधर उन जोंग को लगता है कि अब खतरा टल चुका है। वह चन्नी को अपनी तरफ आते देख पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है। अचानक हो जान पीछे से आकर उन जोंग के पेट में चाकू घोंप देती है और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, वह उन जोंग को किस भी कर देती है। सच कहूँ तो ये पूरा ट्विस्ट बिल्कुल अप्रत्याशित था। मीरे जब होश में आती है तो ये सब देखकर खुद भी हैरान रह जाती है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चर्च का एक भक्त दौड़कर आता है और हो जान की पीठ में चाकू मार देता है। सबको लगता है कि मरने वाली चन्नी है। गोंगुन जोर जोर से चन्नी का नाम लेकर रोने लगता है, लेकिन तभी असली चन्नी पीछे से आ जाती है। वह हैरान होकर पूछती है, अरे तुम मुझे इतनी जोर से क्यों बुला रहे हो? जब चन्नी सामने देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक लड़की बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी। ज्यादा खून बहने की वजह से हो जान का असली रूप सामने आ जाता है। यही पता चलता है कि वो लंबे समय से चन्नी का रूप धारण किए हुए थी। यह सच्चाई मीरे को पूरी तरह तोड़ देती है। उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से उसकी अपनी छोटी बहन मरने की हालत में पहुंच गई। हालांकि अभी भी हो जान की धड़कन चल रही थी, इसलिए सब लोग तुरंत एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक और बड़ा खतरा सामने आ जाता है। गोंगुन देखता है कि शहर के लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं। ऊपर एक विशाल हॉट एयर बैलून धीरे धीरे शहर के ऊपर आ रहा था और उसके अंदर भरी हुई थी। खतरनाक, अगर ये नीचे गिर जाती तो पूरा शहर तबाह हो जाता। यही उस कल्ट की आखिरी भविष्यवाणी थी। कमजोर लोगों का अंत और सिर्फ ताकतवर लोगों का बचना। समय बहुत कम था। उन जोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस बैलून को रोक नहीं पाता। चन्नी चारों तरफ देखती है। उसे अपने दोस्त, अपनी दादी और पूरे शहर के मासूम लोग याद आते हैं। फिर वो एक ऐसा फैसला लेती है जो किसी भी सुपर हीरो के लिए सबसे मुश्किल होता है। वो रॉबिन से कहती है, मुझे और गोंगोंग को उस बैलून पर फेंक दो, मैं उसे टेलीपोर्ट कर दूंगी। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा करना लगभग आत्म बलिदान जैसा था, लेकिन चन्नी अपना फैसला नहीं बदलती। आखिरकार रॉबिन भारी दिल से दोनों को बैलून की तरफ उछाल देता है। चन्नी किसी तरह बैलून पर चढ़ जाती है। उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, फिर भी वो ऊपर चढ़ती रहती है। नीचे उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 10, 9, 8। चन्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। आखिरी सेकंड में जैसे ही बैलून फटने वाला होता है, वो अपनी पूरी ताकत से उसे टेलीपोर्ट कर देती है। अगले ही पह पूरा आसमान जहरीली बारिश से नहीं, बल्कि नए साल की रंग बिरंगी आतिशबाजी से भर जाता है। मीरे यह देखकर समझ जाती है कि इस बार उसकी हार हो चुकी है। उधर शहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता। वे खुशी खुशी नए साल का स्वागत करते रहते हैं। असल में चन्नी उस पूरे धमाके को शहर से बहुत दूर एक खाली जगह पर भेज चुकी थी। इस तरह लाखों लोगों की जान बच जाती है। लेकिन अगली सुबह एक अजीब बात होती है। जिन लोगों पर मीरे ने हिप्नोटिज्म किया था, उन्हें पिछली रात की कोई याद ही नहीं रहती, जैसे सब कुछ उनकी यादों से मिटा दिया गया हो। हालांकि गोंगुन की बेटी को सब कुछ याद था। धमाके के बाद मिसेस किम हर दिन अपनी पोती का इंतजार करती रही, लेकिन चन्नी वापस नहीं आई।
रॉबिन भी उसे याद करके रोता रहा। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि चेन्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। मिसेस किम तो इतनी दुखी हो गई कि कुछ ही दिनों में कई साल बूढ़ी दिखाई देने लगी। फिर समय बीतता है। 49 दिन बाद चेन्नी की याद में श्रद्धांजलि सभा रखी जाती है। उसी दौरान फटे पुराने कपड़े पहने एक अजीब सी लड़की भीड़ में घुसकर खाने की तरफ बढ़ती है। वह बिना झिझक खाना मांगने लगती है। मिसेस किम उसकी आवाज़ और हरकतों को ध्यान से देखती है और अगले ही पल उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कोई और नहीं, चेन्नी थी। सब लोग खुशी से हैरान रह जाते हैं। हालांकि इतने दिनों तक जंगलों में भटकने की वजह से उसके शरीर से बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। चेन्नी मासूमियत से पूछती है, वैसे किसकी मौत हुई है? इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों रखा है? यह सुनते ही सब लोग हंस पड़ते हैं। जो श्रद्धांजलि सभा थी वह खुशी के जश्न में बदल जाती है। जब उन जॉन्ग को पता चलता है कि चेन्नी जिंदा है तो वो बिना देर किए दौड़कर उससे मिलने पहुंचता है। पहले तो उसकी बदबू से थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन अगले ही पल उसे गले लगा लेता है, क्योंकि प्यार में खुशबू नहीं, इंसान मायने रखता है। इसके बाद दोनों की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगती है। उधर रॉबिन और गोंगुन आज भी लोगों की मदद करने और दुनिया को बचाने का काम करते रहते हैं। और इसी खूबसूरत अंत के साथ द वंडरफुल्स की कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इस पूरी सीरीज़ का आपका पसंदीदा किरदार कौन था। फिर मिलेंगे एक नई शानदार कहानी के साथ।